हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। इससे आपकी एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या फिर किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से और समान संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या फिर राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका आंसर रहेगा हमारा डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का मतलब समझिए। गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो निर्वाचित होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वो क्या हैं? अध्यक्ष हैं पूरे देश के। ठीक है, वो निर्वाचित होते हैं। फिक्स टाइमिंग है कि वो 5 साल के लिए ही चुने जाएंगे, उसके बाद फिर निर्वाचन होगा यानी चुनाव होगा और फिर दूसरा राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो सबसे लंबा है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो सी वाला आंसर हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ऑप्शन है हमारे, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। गणतंत्र का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होगा, वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, उसी को कहते हैं गणतंत्र। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो कौन है हमारे? वो है हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक भी कहा जाता है और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो भारत में जो वंशानुगत शासक नहीं है, क्या है? निर्वाचित शासक हैं जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, या फिर लोक कल्याण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, लोक कल्याण। ठीक है,
समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, ये तीनों ही शब्द हमारी प्रस्तावना में हैं, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान के सभी अनुच्छेद? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान की जो आत्मा कहा गया है वो किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मानुप्रत करते हैं। तो ये बातें कही गई हैं प्रस्तावना के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी प्रस्तावना है, मैंने आपको पढ़ के सारी सुना दी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर या फिर नीति निर्देशक तत्वों पर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर, ठीक है। संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने जो विशेष ध्यान दिया है वो प्रस्तावना पर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ऑप्शन है हमारे लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, हम भारत के लोग। इसीलिए कह रही हूँ अभी जो मैंने प्रस्तावना आपके सामने पढ़ी है उसको आपने रट लेना है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना स्टार्ट कहाँ से होती है। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, ये राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, इसीलिए इसको गणतंत्र कहा जाता है। हमारे जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और वो एक निश्चित अवधि यानी कि 5 सालों के लिए ही चुने जाते हैं, इसलिए हमारा जो देश है भारत वो गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अभी मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वे सभी धर्मों को तटस्थ भाव से और समान संरक्षण प्रदान करता है, तो उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। किसी एक विशेष धर्म को स्वीकार नहीं करेगी सरकार, बल्कि उसके लिए सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे और सभी धर्मों को वो समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगी। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, यानी किसी एक विशेष धर्म को न मानकर सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन है हमारे भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या फिर भाग 4। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, गुटनिरपेक्ष। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, तो यहाँ पे सी आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनैतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनता। अब देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है जिसके बारे में हम आज के ये क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रस्तावना यानी उद्देशिका या प्रियम्बल, इसका जो प्रारंभ होता है वो होता कहाँ से है? वो होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। इसका तात्पर्य है कि संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता है। ठीक है, तो जनता ही क्या है? समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान के द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में या फिर मूल कर्तव्य में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मानुप्रयुक्त करने की तिथि? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान को लागू करने की तिथि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये जो है हमारा भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता। सिर्फ हमारा जो भारतीय संविधान है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब इसमें ये बात नहीं की गई है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, भारत देश अर्थात इंडिया? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य में या फिर मौलिक अधिकार में?
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना का वे प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रजातंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति या फिर चीन की क्रांति? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द लिए गए हैं ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या संविधान की 9वीं अनुसूची? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान की प्रस्तावना। लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3, 5, 2 और 1। आप देखिए यहाँ पे हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व की बात करें तो संविधान में जो बंधुत्व है उसी को भ्रातृत्व कहते हैं। इस शब्द का एक बार यूज हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो पहला यानी फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पॉलिटी के जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।